नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जो दिसंबर में आयोजित हुई थी, उसके फर्स्ट पेपर की ऑफिशियल मास्टर पेपर एवं ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से आपको ये मास्टर पेपर हल करके बताएंगे कि वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग में आरपीएससी ने क्या उत्तर माना है और जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 घंटे का टाइम होता है, 100 सवाल होते हैं और जो आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर एक रामबाण के रूप में साबित होगा, तो वो ज़रूर इसको देखें। तो चलिए हम लेकर चलते हैं। इसमें देखो 5 गोल वाला सिस्टम है और 1 तिहाई नेगेटिव मार्किंग है। बाकी वाली चीज़ें आपको पता है, अगर 10% से अधिक प्रश्नों में आपने 5 विकल्प नहीं भरे, तो आप अयोग्य माने जाते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल लेकर चलते हैं आपके सामने। तो कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो विश्व के क्षेत्र का है ना जो प्रतिशत वो सम्मिलित नहीं है? देखो अंटार्कटिका में 8.13 है, दक्षिण अफ्रीका में 11.97 है और अफ्रीका का भी 20.39 है। लेकिन यूरोप का ये गलत बता रहा है, यानी यूरोप का गलत है। अब देखो वीरनार, ववार लक्ष्मी और शंकर चार किस फसल की विकसित नस्लें हैं? मतलब ये वीरनार है, वीर लक्ष्मी है, शंकर फोर है, ये कौन सी फसल है जिसके लिए विकसित नस्ल है? मतलब ये है अपने कपास की। अगला है सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलने वाला है मिलते हैं? तो सालार वन देखिए अलवर मिलता है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मिलता है। और शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? अच्छा, शहरिया जनजाति 12 जिला है, उसके बाद शाहबाद है और किशनगंज तहसील में है। बूंदी जिले के नैनवा तहसील में नहीं है, 12 जिले की अंता तहसील में नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया क्योंकि यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। तो ये शाहबाद और किशनगंज तहसील में ही रहती है शहरिया जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमश ग्रामीण शहरी लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक रहा है? तो ये बांसवाड़ा और नागौर का रहा है और न्यूनतम पाली और भीलवाड़ा का रहा है। ये न्यूनतम है पाली भीलवाड़ा का और अधिकतम है बांसवाड़ा नागौर का। तो जो भी आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 2011 की जनगणना के सारे आंकड़े उनको याद होने चाहिए कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? तो वो है बाकू। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं, जो भी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, पहले से लेकर अभी तक वर्तमान तक, वो सारे सम्मेलन आपको पता होना चाहिए और प्रेजेंट में जो पिछले 3 सम्मेलन है, उनका आपको जरूर पता होना जरूरी है। अब रिक्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया है? तो ये पूरा टॉपिक आपके दिया हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो रिको ये निमराना में इन्होंने जापानी किया है। तो रिको के द्वारा राजस्थान में जितने भी स्थापित सेंटर है और वर्तमान प्रेजेंट में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं या फिर बजट में घोषणा की गई है, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना अवश्य है। जैसे कि सीतापुरा जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या है, भिवाड़ी में किसका लगा हुआ है, यानी जापानी औद्योगिक का और कहाँ पर लगा हुआ है, निमराना में ही क्यों, भिवाड़ी में कौन सी कंपनी है, दक्षिण कोरिया की है कि उत्तरी कोरिया की, ये भी आपको पता होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखो ये रोजा भाकर जो जालोर का है और ये डोरा पर्वत ये भी जालोर का और ये सायरा पर्वत ये भी जालोर का है। लेकिन ये खो दरीबा वाला ये है, तो ये सर्वाधिक ऊंचाई है क्योंकि गर्व से जरा आशा रखो वो वाली ट्रिक अगर यूज करते हैं तो उसमें ये तीनों पर्वत है वो नहीं आते क्योंकि ये जालोर के है और ये पर्वत बहुत ही कम हाइट के हैं खो के मद्देनजर। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश? तो ये है अमेरिका, क्योंकि सर्वाधिक प्रवासी अगर जाते हैं तो वो अमेरिका जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है और सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। तो कौन सा ये इसमें? देखो सूरती एक ऐसा प्रश्न है कि सूरती एक आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न बन चुका है। सूरती को हर बार पूछा जा रहा है। कभी भैंस के रूप में ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी पूछा और सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी पूछा। इसका मतलब सुरती इंपॉर्टेंट है। सुरती के बारे में सब कुछ देख लो, भैंस की एक नस्ल है। तो ये दोनों इसमें तो सही है लेकिन सुरती आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से।
भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? तो ये है शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और पर्णपाती और कांटेदार वन है। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला कौन सा नदी स्रोत का युग्म सुमिलित नहीं है? यार कौन सी नदी है जिसका युग्म सुमिलित नहीं है? तो देखो सोन एक अमरकंटक पठार से निकलती है, सही बात है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा पश्चिमी घाट से निकलती है। दामोदर बुंदेलखंड पठार से नहीं निकलती है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए विकल्प से चयन करना है कि लूणी नदी का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में अधिकांश क्या, तो ये राजस्थान में ही बहती है, पश्चिमी राजस्थान में, जो अजमेर से निकलकर झालोर और अंत में बाड़मेर तक पहुंचती है और फिर ये अपने गुजरात में जाती है। तो अधिकांश हिस्सा इसका राजस्थान में। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है और बनास नदी खमनूर की पहाड़ी से निकलती है, तो खमनूर की पहाड़ी से ही बनास नदी निकलती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। अब खारी नदी दो है राजस्थान में। खारी नदी कितनी है? दो। एक तो ये बनास की सहायक नदी है और एक खारी नदी जो जालोर जिले में भी बहती है। ये ध्यान रहे आप। कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वत, यानी आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वतमाला की जितनी भी चोटियां हैं, ट्रांस हिमालय की, वृत हिमालय की और मध्य या लघु हिमालय की, इन सारी चोटियों को आपका पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मध्यम या लघु हिमालय इसका राइट आंसर है। यानी कांगड़ा और कुल्लू घाटियां कौन सी है? लघु हिमालय में। अब प्रश्न ये पूछा कि कौन सा पर्यटन क्षेत्र है जो सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जो सरदार सिंह ने बनाया था जसवंत सिंह की याद में, और सरवण कोटी टोंक में है, और रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में है, लेकिन मेहरानगढ़ का किला ये जोधपुर में है। राव जोधा ने बनाया था 1559 में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती है? ऐसा कौन सा है जिसमें नहीं पाई जाती है? तो ये बहुत ही सरल था क्योंकि ये भी पश्चिमी राजस्थान में, ये भी पश्चिमी राजस्थान में, ये भी पश्चिमी राजस्थान, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं था। आप यहीं से भी इसका आंसर को ले सकते थे। तो स्टेपी जलवायु पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। तो जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सही है? और कोट का उत्तर देखो देखो पहला ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवन चलती है। दूसरा है कि सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है और व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है। तो देखो ध्रुवीय पूर्वी पवनें है ना, वो उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, ये गलत है। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है। पछुआ पवनें स्थिर व्यापारिक पवनों की दृष्टिकोण से अधिक नहीं होती है। तो इसमें एक तो आपका ए सही है और एक बी सही है। यानी दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम पछुआ पवनें चलती है, सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है। अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अलियाबेट ये है खंबात की खाड़ी में स्थित है, तेल का क्षेत्र। और भारत में मानसून के संचरण में कारण व संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना, ये कथन है। ये पी कोटेश्वरम का कथन है, जिन्होंने ये कथन दिया था कि भारत में मानसून के संचरण के कारण व संधारण का सबसे प्रमुख कारण है तिब्बत के पठार का गर्म होना। ये कथन है पी कोटेश्वरम का। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों में उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है। तो थाईलैंड में सर्वाधिक है, उसके बाद फ्रांस में, फिर इटली, फिर दक्षिण कोरिया। क्रम कौन सा पूछा है? अवरोही, यानी अधिक से न्यूनतम की ओर। तो सर्वाधिक किसमें है? थाईलैंड में, फिर फ्रांस में, फिर इटली, फिर दक्षिण कोरिया। थली घातकी देवड़ा भाटी किसकी उपबोलियां है? तो ये मारवाड़ी की है और ये जैसलमेर और बाड़मेर की साइड में ये जैसलमेर में बोली जाती है और ये आपके सिरोही में बोली जाती है। देवड़ा भाटी सिरोही में बोली जाती है, थली आपके जैसलमेर में, और घातकी भी आपके बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में बोली जाती है। तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो इसका मतलब है कि आप अगर आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बोलियां और उपबोलियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बागड़ी में कौन सी आती है, मेवाती में कौन सी आती है और हाड़ौती में कौन सी आती है। अब देखो ठक्कर बापा का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वावधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की? तो भील आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? ठक्कर बापा ने। तो इसका उत्तर है ऋषभ। इसका उत्तर क्या है? ऋषभ।
तो निम्नलिखित में से किसके स्थान पर आमिर के मान सिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? तो देखो बंगाल का ये गया था, उत्तर पश्चिम प्रांत में भी गया था, काबुल में गया था, लेकिन मालवा में ये कभी भी नहीं गया। अब एक प्रथा के बारे में पूछा गया, कांकन डोरा जो विवाह के अवसर पर वधू और वर के पैरों में बांधा जाता है, तो ये कांकन डोरा की प्रथा है, जो विवाह के समय बांधी जाता है। एक डोरा होता है, उसको बांधते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यानी राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये जमनालाल बजाज थे। अब आपको ये देखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो किसने की? निम्नलिखित में से दयाल और दास की रचना कौन सी है? तो दयाल दास की रचना कौन सी है? देखो दयाल दास जी ने बीकानेर, राठौड़ ख्याति भी लिखी, देश दर्पण भी लिखा और आख्यान कल्पद्रुमु भी लिखा। तो ये तीनों इसके सही है। निम्नलिखित में से किस जिले का किले का नाम सुदर्शनगढ़ किला भी है? तो ये नाहरगढ़ के किले को कहते हैं, जो जयपुर में है। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिला है, जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है? तो ये मेवाड़ में मिला हुआ है। और ये बहुत ही टिपिकल सवाल पूछा गया था, क्योंकि ये दूसरी बार रिवाइज हुआ है। तो इसका मतलब ये टिपिकल तो नहीं है अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी सारूमती से संबंधित है? तो ये मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित है, और औरंगजेब इससे शादी करना चाहता था। सारूमती ने पत्र लिखा था राज सिंह को, और राज सिंह ने औरंगजेब के आने से पहले ही सारूमती से विवाह कर लिया था। निम्न में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो ये मन्नालाल पटेल को किया गया था, और इसने 3 व्यक्तियों को उदयपुर के मेवाड़ के पास, यानी मेवाड़ के जो शासक थे, महाराणा के पास उन्होंने भेजा था। तो ठाकरे पटेल, नानजी पटेल और साधु सीताराम दास, इनको एक दल बना के, यानी प्रतिनिधि मंडल बनाकर किसानों की समस्या को लेकर मेवाड़ महाराणा के पास भेजा था। तो इसकी भी ट्रिक है आपको, अगर ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास और नानजी पटेल की ट्रिक है, तो इसमें आप ये याद करते हैं कि ने सीता है, और ये नानजी पटेल है, और ये ठाकरे पटेल है। तो इसमें 3 सदस्य गए थे। तो सीता की एफपी एक तो यानी एक तो सीताराम दास गए थे, एक फतेहगढ़ गए थे, और एक तो ये मन्नालाल पटेल के। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? तो इसका उत्तर है बैराट। गुलाब सियाब का वैष्णो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये किसी भी किताब में नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। उनकी सूजस की पत्रिका में इनका आया हुआ था, और इन्होंने सूजस में, ये गोकुंदा में है स्थित। इसका मतलब है कि आगामी परीक्षा में सूजस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस स्वान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ था। और ये थाकना शैली क्या है? ये थाकना शैली एक ढोल नृत्य किया जाता है, जो जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। तो इसमें ये थाकना शैली में, यानी अंत में जब ढोल बजाते हैं लास्ट में, किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी व्यक्ति के द्वारा मीरासी या ढोली जाति को पैसे दिए जाते हैं, तो उसकी उसके लिए ये अलग से थाकना शैली में एकदम फटाफट, मतलब कम सेकंड में अधिक बार ढोल को बजाया जाता है, तो उसको थाकड़ा शैली कहते हैं। फैजल अली खान, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सहायता दी थी, तो वो थे ढूंढलूट ठिकाने से। तो इसने, अब आरपीएससी ने 1857 की क्रांति से जो सवाल पूछने शुरू किए हैं, वो इन ठिकानों से किए हैं, सलूम्बर का, नरड़ का, ये वाली जो जितने ठिकाने हैं, वहां से आप आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए ये ठिकाने ठिकाने के जितने भी शासक और उनकी प्रमुख घटना, इनको याद कर लेना। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ताज खान अपने जालोर के शासक थे। जो महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल थे, तब ताज खान जालोर के थे। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। तो देखो ये सारे हैं, गोगा जी हैं, तेजा जी है, बाबू जी, अरे ये देव जी के कारण लोग बच्चे कंफ्यूज थे, तो ये देवनारायण इसको माना गया है, ये देवनारायण जी है, तो इन्होंने भी गौ सेवा की है। अब राजस्थान को सुंदर टपा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? तो सुंदर टपा आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर सुंदर टपा एमपी से
राजस्थान को सुनील रेपा एमपी से राजस्थान में इसको मिलाया गया था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी। संत मावजी के सौपड़ों की भाषा क्या है? तो ये बागड़ी भाषा है। संत मावजी के सौपड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। और निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं है? यह सुशिरवाद यंत्र नहीं है, जो फूंक से नहीं बजाया जाता। कन्नड़ बजाया जाता, सतारा बजाया जाता, मसक बजाया जाता, भपंग नहीं है। 1956 के उपरांत किसने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया? तो ये 7 राज्यपाल है और बहुत डीप सवाल पूछा गया है। यानी 7 राज्यपाल को ये अतिरिक्त प्रभार दिया था। राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार 7 राज्यपाल को दिया गया था अतिरिक्त। तो बहुत डीप सवाल पूछा गया है। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और निषेध के कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, सूची 1 है और सूची 2 को मिलान करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सूची 1 है निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता। तो कानूनी सहायता का प्रावधान किसमें है वो आपको बताना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन है। फिर आय असमानता को न्यूनतम करना, तो ये 44वां संविधान संशोधन है। फिर सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण है, तो वो है आपके 57वां संविधान संशोधन। फिर पारंपरिक बाल्यावस्था देखभाल, ये 86वां संविधान संशोधन 2000 है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का आपका चौथा और डी का आपका पहले नंबर पर होगा। अब अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह 3 बार रहे हैं, भैरव सिंह 3 बार रहे हैं, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़े, ये तीनों 3-3 बार रहे हैं। अशोक गहलोत 3 बार रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे 2 बार रही है। तो इसमें भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों राइट आंसर है। फिर पूछा समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? ये संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन का जो एक मूल वाक्य था, स्लोगन था, समिट ऑफ द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल व कमांडर इन शिप के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? हमारे 45वें सवाल से हम शुरू करते हैं। तो किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल व कमांडर इन शिप के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो ये विविध योजना थी जिसमें ये बात की थी। अब अगला सवाल है कि सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? तो ये महात्मा गांधी को सदस्य बनाया था सरकार ने। बाकी जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई तो महात्मा गांधी के वो पीए था, और राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी अपने अपने हिसाब से आए भी थी इसमें, लेकिन सरकार की तरफ से अगर बनाया गया था तो महात्मा गांधी को बनाया था। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, ये गलत है। मतलब अब इसमें ये बताया कि गलत कौन सा और सही कौन सा है, तो ये जानने के लिए आपको तो ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। अब देखते हैं कि कैसे गलत है। राजस्थान विधानसभा ने अपनी विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया था। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है, ये भी सही है। 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए, ये बात भी सही है। तो 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी है, तो यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी थी, जिसको 37 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 37 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीटें मिली थी। और अपने तेलुगु देशम पार्टी थी, जिसने मोदी जी को सपोर्ट किया है, और एक द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी की है। तो
और उसके बाद है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और है तेलुगु देशम पार्टी। तो देखिए इसमें समाजवादी पार्टी को 36 सीटें मिली और आपके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को उसके बाद यानी 29 सीटें मिली और फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो दक्षिण भारत की पार्टी है तो इसको आपको 22 सीटें मिली और तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती थी लोकसभा की। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ये राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा की जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता के लिए नहीं की जाती है। बहुत ही डीप सवाल पूछा था ये। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों को नीचे दी गई कुर्सी से चिन्हित करना है। तो इसमें देखो कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें केवल सी सही है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम 2001 से प्रभावित हुए, ये सही है या ये गलत है, यहाँ अगस्त नहीं था। और वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार एकमात्र सदस्य है, तो ये अशोक कुमार गुप्ता नहीं है और ये गलत है और एकमात्र सदस्य भी नहीं है मानवाधिकार में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचानना है। तो सही कथन देखिए ये है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनएससी संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की गई थी। ये जो शांति सैनिक जो भेजते थे एक दूसरे में, ये सही है। बाकी भारत ने 2 लाख से अधिक, ये मतलब इसमें थोड़े-थोड़े मिच-मैच किया है इन्होंने जानबूझकर। निम्न में से कुछ मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाता है। तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 का। ये और निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में भारत चीन के साथ समझौता करते हुए पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये शांतिपूर्ण स्वास्थ्य भी था, अनाक्रमण भी था, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना भी थी। हिंदी सैनी भाई भाई ये भी नारा दिया था उस टाइम उन्होंने। और निम्न में से कब से ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया है? तो ये 6 जनवरी 2000 को ही कर दिया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और 21 मिशन के तहत किया गया था। तो ये गलत कथन है। ये क्या है? गलत कथन है। 1935 अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और राज्य शामिल थे। ये सही है और ये भी सही है और ये लास्ट वाला भी सही है। प्रांतों को पहली बार अलग से संस्था के रूप में मान्यता दी गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 320(3) के तहत है। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसके लिखित सूचना देनी होगी प्रमुख सचिव को इसकी देनी होगी, न कि अध्यक्ष को देनी, न कि मुख्यमंत्री को, न कि राज्यपाल को। मुख्य प्रमुख सचिव को क्यों? क्योंकि जो विधानसभा का कार्य है वो प्रमुख सचिव ही देखता है। जो इम्पोर्टेंट मामले होते हैं, मतलब तत्काल आपको लिखित सूचना चाहिए और ध्यान आकर्षित करना है तो उनको सूचना देनी होगी ताकि ये सभी विभागों से वो सूचना मंगवा दे। भारत के वो राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जिनके ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके दौरान सबसे ज्यादा रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे, क्योंकि ये शंकर दयाल शर्मा अपने इंदिरा गांधी के समय थे। राजस्थान विधानसभा के बारे में जो भी कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही कथन को चयन करना है। तो देखिए 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे, ये एकदम कथन सही है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां होती है, प्राक्कलन वाली वो 22 ही है, लोक लेखा समिति अभी भी 22 ही चल रही है। राजस्थान में श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2000 की किस स्पर्धा में भाग लिया? तो ये तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लिया और इन्होंने ये करौली की है और इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 क्रमवत जिले हैं, तो वो बीकानेर और जैसलमेर पे हैं, जो एक दिन में सर्वाधिक पौधारोपण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया अभियान था।
एनटीपीसी बेसार और सौर परियोजना हाल में राजस्थान के निमोल में किस जिले में चालू की गई थी? वे जैसलमेर में की गई है। हाल में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को विजेता घोषित किया है। तो ये ब्यावर जिले का फिलहाल देवमाली है। ये नए जिले से प्रश्न पूछा था इन्होंने, ब्यावर ऑप्शन दिया था, बाकी अजमेर में होता है। ये देवमाली गुर्जर समाज के लिए जाना जाता है और यहाँ सभी मकान कच्चे हैं और यहाँ गुर्जर के जो लोक देवता हैं उनका बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है और इनके गांव में ऐसा माना जाता है कि कभी भी चोरी नहीं होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छा गांव पर्यटन की दृष्टि से माना जाता है। हाल में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो वो सिक्किम का किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के कितने लोगों को दूसरे राज्यों के राज्यपाल बनाए, तो वो आपको पता होना चाहिए, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा के पर्यावरण संबंधी का अध्यक्ष कौन है? तो ये दयाराम परमार है। आपको ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे कर लेना, पर्यावरण पर दया करके क्या करो। तो ये दयाराम परमार हो गए। यानी जितनी भी समितियां बनी हुई है फिलहाल उनके अध्यक्ष कौन है ये आपको ध्यान होना चाहिए। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए निम्न कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प सुनिए। तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए किए जा रहे अनुदान में हाल में 10% वृद्धि करने की राज्य सरकार ने घोषणा की। ये बात सही है। ये सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को एक वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है। ये कथन गलत है। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये दिपेश जी चौधरी हैं जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में की जाएगी। निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्यसभा सदस्य चुने गए? तो रवनीत सिंह बिट्टू एकमात्र सदस्य जो चुने गए थे। वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं की निरंतर भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 5वीं थी 23-24 में। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? तो ये कुल निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। तो विदेश व्यापार नीति आपको देख कर जानी है क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक मेंशन कर रखा है। भारतीय आयातों को और निर्यातों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? तो ये आयात निर्यात बैंक है, वो करती है। और भारत के स्वर्णिम जो रेशा संबंधित क्रांति है तो वो जूट के उत्पादन से संबंधित है। भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? तो ये टेक्सटाइल है जो सर्वाधिक उद्योग देता है। भारत में कृषिगत उद्योगों वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। तो एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना इसका 4 ऑप्शन सही है। विनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, ये विनिवेश का तात्पर्य होता है। यानी सरकार कोई भी उद्योग निजी क्षेत्र को बेच देती है। भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो विनिर्माण। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये यूपी है। पहले पंजाब हरियाणा आते थे, अब यूपी आने लगा है। निम्न में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई है? तो 1992 में की थी, मनमोहन सिंह के समय। शेल्डन, अभी ये साइकोलॉजी के अच्छे सवाल ऊपर होगी, 20 सवाल आपके साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत प्रकार है? तो ये एंडोमार्फिक है जो बहिर्मुखी और शनि और मिलनसार व्यक्तित्व को बताता है। और एथलेटिक्स से वो मतलब बाहर से मजबूत दिखाता है, खिलाड़ी वगैरह जो होता है उसको एथलेटिक्स में ले जाता है। और कौन सा कथन इसमें से सही है? तो देखिए, पियाजे के अनुसार आत्म सत्करण की अनुकूलन की एक उपक्रिया, ये सही है। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहते हैं या स्कीमा कहते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। सीखने के सकारात्मक स्थानों को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? तो देखिए, सीखने के सकारात्मक स्थानों को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? एक तो चर्चा का उपयोग करना चाहिए, सुनिश्चित करके सामान्य सिद्धांत समझ में आ जाए, ये भी सही जरूरी है। अनुक्रमणी कार्यों में निपुणता होनी चाहिए, है ना? ये सीमित अनुभव, अगर सीमित नहीं लिखता तो ये भी सही होता है। एकल प्रकार का उदाहरण नहीं, एकल नहीं लिखता तो ये भी सही होता है। ब्रुक्स एंड ब्रुक्स ने रचनावादी शिक्षण का लक्षण है उनके अनुसार। तो ये 1% पूछना, ये रचनावादी शिक्षक का लक्षण है। शिक्षक तो ऐसे अनुभवों को संलग्न करे जो विरोधाभास दर्शाते हो।
शिक्षार्थियों की स्वायत्ता को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए और अनुभूति और दर्शन के माध्यम से शिक्षार्थियों को समझ की आकलन का भी करना चाहिए। निम्न में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है? तो प्यार और अपनापन नहीं है, बाकी संज्ञानात्मक है, संबंधन है, आत्म संवर्धन है। बाकर मेहंदी द्वारा सृजनात्मक का शाब्दिक प्रशिक्षण जो है, तो उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित अरे सॉरी, कौन से सम्मिलित है? तो इसमें ए, सी, डी सम्मिलित है। नवीन संबंध प्रशिक्षण है और परिणाम प्रशिक्षण है। अप्रचलित उपयोग प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? तो भावात्मक संज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक है, लेकिन लंबात्मक घटक नहीं है। कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करता है? प्रतिभाशाली जागरूक होता है, सूक्ष्म अवलोकन करने वाला होता है, शीघ्र जवाब देने वाला होता है, द्रुत गति यानी तेज गति से और सरलता से सीखने वाला होता है, कठिन मानसिक कार्यों को कर लेता है, लेकिन सीमित मात्रा में प्रश्न नहीं पूछता बल्कि अधिक मात्रा में प्रश्न पूछता है। बस सीमित के कारण ये सवाल गलत हो गया। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है, तो वो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है, तो उसको हम कहते हैं औचित्य स्थापना। निम्न में से किस शिक्षा मनोविज्ञान को कौन से क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हकीकत नहीं है? तो वो है आत्म भाव। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, तो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है, तो वो कमजोर होते हैं, कहलाता है। तो ये प्रभाव का नियम है। और ये धीर सिंह की साइकोलॉजी में से 20 में से 19 सवाल पूछे गए हैं। तो सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने के मजाक उड़ाने करने में शामिल होता है, तो इसमें आक्रामक प्रवृत्ति होगी। आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, वैसे ये प्रमोशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो अच्छी किताब है। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो ये व्यावसायिक समस्या है, बाकी तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट का उत्तर का चयन करना है। तो एक सूची एक दी गई है और सूची दो दी गई है। तो ये सूची एक और सूची दो का मिलान करते हैं। अधिकारक सिद्धांत है, तो अधिकारक सिद्धांत है स्पिरमैन के द्वारा दिए गए। और बुद्धि का शॉपिंग मॉडल है, वो वर्नोन के द्वारा दिया गया। और बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है, वो थॉर्नडाइक के द्वारा गया, बुद्धि यानी थॉर्नडाइक। और बुद्धि प्रतिमान का संरचना है, वो गिल्फ्रॉन के द्वारा दी गई है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो 16 व्यक्तिगत कारक हैं, वो आरबी कैटल के द्वारा है। प्राशंसिक अंतर्भूत प्रशिक्षण है, वो मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा है। और बालकों का अंतर्भूत प्रशिक्षण है, वो बेलाक के द्वारा है। और फिर मिन छोटा वाला है, ये जेसी मैकलिन का है। रूसी गुप्त आवेदन भुगतान है और अवदान रूसी का क्रियात्मक रूप है। रूसी और अवदान के मध्य संबंध, ये संबंध किसका है? ये मैक्डूगल का है। और कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो भूख है, प्यास है और काम है, लेकिन आक्रामकता नहीं है। कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमता में से नहीं है? तो वो व्यवहारिक नहीं है, बाकी स्मृति है, शाब्दिक है, गणितीय है। और शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में, खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखने को मदद मिल सके। तो ये प्रश्न में उद्योग की है। और अंतिम सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयुक्तता से संबंधित नहीं है? तो विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से करने में सहायक है। तो ये था अपने सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र, जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया मास्टर प्रश्न था और मास्टर की के द्वारा सॉल्व किया गया था। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।